नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। स्वागत है खास शो देश प्रदेश में, जहां हम लेकर आए हैं राजनीति, मनोरंजन, संस्कृति और खेल जगत की उन सभी खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। योगी आदित्यनाथ के कामकाज की सराहना की। कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जेल पहुंचे हैं माफिया। महाराष्ट्र में अमरावती नदी में दर्दनाक नाव पलटने का हादसा। वर्धा नदी में एक ही परिवार के 11 लोग डूबे, 3 लोगों के शव बरामद। गुजरात में बारिश और बाढ़ के कारण हालात बेहद खराब। 20 एनडीआरएफ की टीमें तैनात। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका। मुंबई में भी आम जनजीवन पर विपरीत असर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर फेंके गए बम। भाजपा नेताओं का टीएमसी पर आरोप। एनआईए से की जांच की मांग। समस्तीपुर से एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की बढ़ी मुश्किलें। दुष्कर्म मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज। और सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र सिंह प्रताप राज्य विश्वविद्यालय मॉडल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज़ादी के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र नायकों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई, लेकिन 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी में भारत सुधार रहा है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। यूपी के लोग
भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं अलीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए विकास का केंद्र बनेंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से राज्य में 50,000 से अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने यूपी में बढ़ रहे औद्योगिक निवेश का भी खास जिक्र किया। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। अयोध्या में सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला में आज अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन किया गया। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह, संत समाज और अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के विधायी न्याय एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री ब्रजेश पाठक ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन किया, और इसी के साथ अयोध्या में अयोध्या की रामलीला की तैयारियां विधिवत शुरू हो गई। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आयोजित होने वाली ये रामलीला 6 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें गत वर्ष की तरह बड़े बड़े फिल्मी कलाकार पौराणिक पात्रों की भूमिका में नजर आएंगे। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होने वाली इस रामलीला में बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरे रामलीला के अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाएंगे। भूमि पूजन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अयोध्या की रामलीला गत वर्ष के दर्शकों के रिकॉर्ड को तोड़कर इस साल नए कीर्तिमान गढ़ेगी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अयोध्या की रामलीला को करने के लिए गत वर्षों से पूरे बॉलीवुड के स्टार्स बॉबी मलिक जी के नेतृत्व में और आदरणीय स्थानीय सांसद लल्लू सिंह जी के संरक्षकत्व में सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला के आयोजकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अयोध्या में आकर के इस प्रकार की रामलीला का आयोजन करने का निर्णय किया, और पिछले साल 16 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको लाइव देखा था ऑनलाइन। तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछली बार का रिकॉर्ड है 16 करोड़ इस बार टूटेगा और बड़ी संख्या में लोग प्रभु राम की लीला को अपनी आंखों से देख सकेंगे। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। बात सबसे पहले गुजरात की। गुजरात में अब तक के मानसून सीजन में 69% बारिश हो चुकी है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में अत्यधिक बारिश की वजह से जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा है। राज्य में 120 से अधिक रास्ते बंद हैं। राजकोट की आजी नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को प्रशासन, एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सौराष्ट्र के 22 से अधिक डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जामनगर और राजकोट जिलों में बारिश का जायजा लेने के लिए पहुंचे। गुजरात में 20 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और लगातार राहत एवं बचाव कार्य जारी है। भावनगर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। में 20 टीमें हैं। 20 टीमें में से 18 टीम हम लोग डिप्लॉयड कर रखे हैं, और जहां जहां आईएमडी का प्रेडिक्शंस मिला है उसके तहत हम लोग स्ट्रेटेजिकली राज्य सरकार से मिलके डिप्लॉयमेंट किए हैं।
2 टीमें हमारी रिजर्व में है, एक टीम गांधीनगर व एक टीम बड़ोदरा में। वर्तमान समय में 3 टीमें, 2 टीमें राजकोट में व एक टीमें पोरबंदर में ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी तक 39 लोगों को रेस्क्यू किया गया है व 11 लोगों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने चुनौतीपूर्ण हालात में दीव के पास एक बोट में फंसे हुए 7 लोगों को सुरक्षित बचाया। भारतीय तटरक्षक बल ने 7 हल्के हेलीकॉप्टरों के जरिए मौसम की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच सोमवार रात तक चले ऑपरेशन को अंजाम दिया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। और मुंबई और उसके आसपास के सटे इलाकों में औसत बारिश से आम जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पर जल भराव की सूचना है। हालांकि रेल, सड़क एवं हवाई यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मुंबई और ठाणे में बारिश जारी रह सकती है, तो वहीं मुंबई से सटे पालघर और रायगढ़ के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव की वजह से तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दर्दनाक नाव हादसा हुआ। यहां पर एक ही परिवार के 11 लोग हादसे के शिकार हो गए। 3 लोगों की लाश बरामद हो चुकी है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। ये घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है। हादसा अमरावती में मौजूद वर्धा नदी में हुआ। फिलहाल प्रशासन द्वारा गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जो कि एक अनुष्ठान के लिए गाड़े गांव आए थे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मुंबई से जुड़ रही हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, बेहद दर्दनाक हादसा अमरावती ज़िले में एक ही परिवार के लोगों की मौत की खबर है। क्या कुछ और लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है या कुछ और लोगों की लाशें बरामद हुई हैं? फिलहाल राहत बचाव कार्य की स्थिति और मुंबई में मौसम का भी हाल ज़रूर बताइएगा। जी, अमरावती जिले में जो ये बोट कैप्साइज होने की घटना सामने आई हुई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 11 लोग पानी में डूबे थे, उनमें से किसी की भी बचने की आशंका बहुत कम बताई जा रही है। और जिसमें से अभी तक 3 लोगों की बॉडी, जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो बरामद कर ली गई है, रिकवर कर ली गई है। अभी भी जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर शुरू है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नागपुर जिले से भी एक यूनिट एनडीआरएफ और एक यूनिट एसडीआरएफ की यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा बोट की तरफ में वो एक बैंक की तरफ में आ पाए, वो सेफ रहे। इसके अलावा जो मृतकों की बात कर लें तो उसमें जो अभी जिनमें से शरीर मिले हुए हैं, वो जो बोट चालक था उसमें भी वो भी शामिल है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पूरे 11 लोग हैं वो एक ही परिवार के लोग थे और साथ ही इसमें 2 साल की भी एक बच्ची शामिल है इन पूरे 11 में जो डूबे हुए हैं। इसके अलावा जो कलेक्टर है वो उनसे ये पता चला है कि पिछले दिन ही अंतिम एक तरीके से लास्ट राइट की पूरी प्रोसेस थी, वो की करके ये आज अस्थियां बहाने के लिए यहाँ इस बोट में सवार थे। और प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि इस छोटे बोट जो बोट उसमें ज्यादा लोग सवार होने की वजह से ये बोट डूबा होगा, ये प्राइमा फेसी बताया जा रहा है। लेकिन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर शुरू है। बहरहाल अगर आप बात कर लें कि किस तरीके से मुंबई या उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर बारिश की स्थिति बनी हुई है, तो आज तक के लिए यहाँ पर पालघर की बात कर लें तो वो ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, लेकिन कल से यहाँ पर इस ऑरेंज अलर्ट को नीचे कर दिया गया है और इसे ऑरेंज से येलो अलर्ट किया गया है। इसके अलावा ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सारे इलाकों में ग्रीन एक तरीके की स्थिति बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेतावनी नहीं दी गई है। बस एक मॉडरेट रेन हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो लगभग 2 से 3 दिन लगातार भारी बारिश हो रही थी मुंबई और आसपास के इलाकों में, अब यहाँ पर इन सभी जिलों में, इन सब इलाकों में राहत देखने के लिए मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब खबरें पश्चिम बंगाल और ओडिशा से।
पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है भवानीपुर सीट, जहां पर बीजेपी और टीएमसी में तकरार भी बढ़ गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने नामांकन में लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है। भवानीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी और पेशे से वकील प्रियंका टिब्रेवाल रिटर्निंग अधिकारी को पत्र लिखकर टीएमसी उम्मीदवार और ममता बनर्जी के खिलाफ दायर नामांकन पर आपत्ति जता चुकी हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर उपचुनाव को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति से दूर ममता बनर्जी जीत के लिए एक समुदाय विशेष पर निर्भर हो गई हैं। हमारी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने काम शुरू किया, इतना अच्छा रिस्पांस शुरू हो गया। उसका बाद ममता बनर्जी मस्जिद से कैंपेनिंग शुरू करने के लिए मजबूर हो गई। इस वोट की टारगेट करके भवानीपुर जीतने के लिए उम्मीद जता रही है। 16 आना मस्जिद से कैंपेन शुरू करने से ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहीं बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि भवानीपुर उपचुनाव के लिए स्थानीय प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल्स का दुरुपयोग कर आम लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहा है। चुनाव करवाने के कोविड का प्रोटोकॉल सिर्फ लोग को दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो? बूथ में आप 25 आदमी को रहने की व्यवस्था कर रहे हो। सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर सरकारी जो अधिकारी है उनको रखो, पार्टी के पॉलिटिकल जो ये हैं वो बाहर रहें। कोविड प्रोटोकॉल को मानकर आप चुनाव कराने की बात कर रहे हो। और कारपोरेशन चूंकि सरकारी पार्टी के पास है तो क्वारंटाइन जोन बना दे रहा है हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को। तो क्यों क्वारंटाइन बना रहे हो भैया? या तो 100% वैक्सीन कराओ, अभी समय है। स्पेशल ड्राइव लो, लोगों को वोट देने का अधिकार दो। आप वोट देने का अधिकार छोड़कर सब काम करोगे। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां के जिला अस्पताल में आज 70 बच्चों को बुखार होने और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में डेंगू और वायरल बुखार होना सामान्य है, लेकिन वर्तमान में बच्चों के बीच संक्रमित वायरस की पहचान नहीं हो पा रही है। सिलीगुड़ी अस्पताल के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुबीर भौमिक ने बताया कि ये कोविड और डेंगू के अलावा कोई अन्य वायरस है। अस्पताल प्रशासन वायरस के प्रकार को जानने के लिए सैंपल लेने की योजना बना रही है। और कोलकाता के बैरकपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर एक बार फिर बमबारी की गई है। इससे पहले 8 सितंबर को अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम से हमले किए गए थे, जिसके बाद मामले की जांच एनआईए को दी गई थी। जांच करने के आदेश के दूसरे दिन ही आज फिर उनके घर पर बम फेंके गए। कुछ ही दिनों के अंतराल पर दूसरी बार बम धमाके के बाद पुलिस और प्रशासन की सक्रियता पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस अभी ताज़ा मामले में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए से जांच की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारी पार्टी के बड़े नेता के घर पर विस्फोट के पीछे सत्ताधारी दल की साजिश है। इसको जांच एनआईए करना चाहिए, ये लोकल भी मांग थे। मैं कुछ दिन पहले भी उधर गया था, मैं भी पत्रकार को बोला इसको एनआईए को ले लेना चाहिए। ऑल एक्सप्लोसिव केस, आज केस का जो मेरिट है एज पर लॉ लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा सही कदम। इसको एनआईए बिग एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, हम लोग का सब लोग का विश्वास है इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और कॉन्स्पिरेटर, इस सबको छानबीन करके इसको कार्रवाई होना चाहिए। और अब खबरें बिहार और झारखंड से। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रिंस पासवान के खिलाफ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस ने 3 महीने पहले एक महिला की शिकायत के आधार पर लोजपा सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में लोजपा नेता चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पर आरोप है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने 9 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राज्य सरकार कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाएगी। इस दिन बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस बीच राज्य में 7,16,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% से ऊपर पहुंच गई है। संक्रमण दर 1% से नीचे है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 6 मरीज सामने आए हैं और उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 76 है। 38 जिलों में से गया, पूर्णिया और बक्सर सहित 33 जिलों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। और अब खबर देश के उत्तरी राज्यों से। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज विभाग द्वारा राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर राजधानी दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस योजना के अस्तित्व में आने के बाद जहां देश में गृहस्वामियों को परिसंपत्तियों का अधिकार मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर परिसंपत्ति विवाद का सौहार्दपूर्ण निपटान करने में भी मदद मिलेगी। और अब आइए सीधे चलते हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जहां पर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त स्पेशल सेल नीरज ठाकुर प्रेस से मुखातिब हैं। ठीक है साथियों, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए।
इसमें जो एक खास चीज़, दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि दो अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये दो आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती हैं। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। सर तो पाकिस्तानी आपको बताइए कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और जीशान। Sir, were they also trying to do targeted killing because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target male political personalities? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज़ हैं उनको तो फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. So, what are the bases for which they were targeting? Which is the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज, क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। सर क्या यूपी इलेक्शन से पहले कोई यूपी में उत्पात मचाना, कोई आतंकी घटना को अंजाम देना उनकी साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 ईयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 ईयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 ईयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है।
ज़ीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। 5वां है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है, और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास में बरामद हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी, और जो उसमें जो है, जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है, उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था। और जो हथियार हैं मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स। फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी, वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए हैं, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता। ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी कोर्ट का मैटर है। विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांगे। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कहाँ पर जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना, कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे, और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है, जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। ये थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर, जो कि बता रहे थे कि 6 आतंकवादियों को, प्रशिक्षण पाए हुए आतंकवादियों को, जिनमें से 2 का प्रशिक्षण बाकायदा पाकिस्तान में हुआ था, आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय सहयोग के जरिए उत्तर प्रदेश से 3, दिल्ली से 2 और महाराष्ट्र से 1 गिरफ्तारी हुई है।